हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसआर यूनिक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के बारे में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के बारे में। ये इसका पहला चैप्टर है, क्या कब कहाँ और कैसे। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हमने 5 टॉपिक को बनाया है। इस 5 टॉपिक के आधार पर ही ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हमारा देश का नाम, देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। चौथा टॉपिक हमारा अतीत के बारे में कैसे जाने। चौथा टॉपिक हमारा है अतीत के बारे में कैसे जाने। लास्ट और 5वां टॉपिक है तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये 5 ही टॉपिक के आधार पर ये हमारा चैप्टर टॉपिक में से हमारा पहला टॉपिक जो था अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिया है, शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं, कृषकों के बारे में जान सकते हैं, लोग कैसे उस समय खेती करते थे, क्या करते थे, क्या चीज उगाते थे, उसके बारे में जान सकते हैं। संगीतकारों के बारे में जान सकते हैं, लोग कौन से गीत गाते थे वो बात जान सकते हैं। आखेटको, आखेटको क्या होता है ये आपको बता दें। इसका मतलब होता है शिकारी, यानी कि आखेटको का मतलब होता है शिकारी, यानी कि हम शिकारियों के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं को जान सकते हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक यानी पहले से लेकर आज तक विभिन्न घटनाओं को हम अतीत में जान सकते हैं। ये हम जो ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ने का मतलब ये है कि हमें नोट्स अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे, इससे हमें कोई भी अलग से नोट्स नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। सब हमें इसे समझ। हमने वहां पे देखा था, उसमें यही दूसरा टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे कई लाख वर्ष पहले। उसी में उत्तर पश्चिम आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, ये आपको बुक में मिलेगा। ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी, इसमें ये नहीं मिलेगा। ये हमने सरकारी में जो पढ़ाई होता है उसमें से लिया गया है। ये मेहरगढ़ स्थान, यहाँ पे सबसे पहले लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू हुआ था। यहीं पे सबसे पहले भेड़ बकरी जैसे पालतू को पालतू बनाया गया था। ये आपको मिलेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है उसमें मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा सिंधु इसकी सहायक नदियां, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, इसी बुक में मिल जाएगा। आप पढ़े होंगे सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी के किनारे लगभग 4700 साल पहले नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। किस नदी के किनारे? सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले। इसी में सहायक नदियां किसे कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। सहायक नदियां वो होती है जो आगे जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे सहायक नदियां कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, और यहाँ पे होगा मध्य भारत में। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित कोल्डिवा और चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले क्या हो जाएगा था चावल। ये नाम आपको सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होता है उसमें मिलेगा, कोल्डिवा और चौपानी मांडो। ये विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित है जहां पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। इसी से हमारा दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। इसको आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं या लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी जो नगरीय सभ्यता का विकास होता है वो किसी नदी के किनारे ही होता है। और हमारे मन में ये सवाल उठता है आखिर नदी के किनारे ही क्यों नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, क्यों यहीं पे लोग रहना शुरू किए। इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर लोग नदी के किनारे रहे तो यहाँ से बहुत सारे फायदे होंगे लोगों को। यहाँ से कृषि कार्य आसानी से होगा, यहाँ से लोग यातायात अच्छे से कर पाएंगे। ये सब बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। यही सब को देखते हुए लोगों ने सबसे पहले कहीं भी आप देखेंगे तो नगरीय सभ्यता का विकास, कोई भी सभ्यता जो इसका विकास हुआ वो किसी पहाड़ नदी के ही किनारे आपको मिलेगा। 5 में से तीसरा टॉपिक है देश का नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ाई करते हैं या एग्जाम देने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे देश में रहते हैं, जो इस देश के नागरिक हैं। तो चलिए जानते हैं हमारा देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। चलिए देखते हैं। इंडस शब्द से इंडिया निकला है। इंडस शब्द से क्या निकला है? इंडिया निकला है। ये तीर इधर को जा रहा है, इंडस शब्द से इंडिया निकला है। और इसी इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसी इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। आप याद रखिएगा, इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस से ही इंडिया शब्द निकला है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो हमारे देश में ईरानियों और यूनानियों ने आया, तो उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। जब 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जब हमारे देश में ईरानियों और ईरानियों का आगमन हुआ, तब उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। सिंधु को क्या क्या? हिंदोस अथवा इंडोस कहा। और इसी सिंधु के पूर्व में स्थित, इस सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसी सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदोस है इसको फारसी में हिंद, फारसी में हिंद अथवा हिंदुस्तान, ये फारसी शब्द हो गया। ये जो हिंद अथवा इंडोस देख रहे हैं, हिंदोस अथवा इंडोस जो आप देख रहे हैं, इसको फारसी में हिंद अथवा हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ये हमारा हो गया इंडिया कैसे हुआ, या हिंदुस्तान या कैसे हुआ। चलिए अब भारत नाम देखते हैं। हमारे देश में भारत नाम कैसे उत्पत्ति हुई, भारत नाम कैसे पड़ा देश का, वो देखते हैं। भारत नाम भरत नाम से पड़ा। भरत नाम किसके लिए उपयोग होता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उन लोगों के एक समूह के लिए भारत नाम का उपयोग होता था। इसी से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसका उल्लेख लगभग 3500 वर्ष पूर्व, ये जो आप देख रहे हैं भारत नाम, इसका उल्लेख लगभग 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर लोग ये अपने देश के नाम को जान सके, ये देश के नाम कैसे। अगला टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में हम कई स्रोतों से जान सकते हैं, कई तरह से जान सकते हैं। उसमें से हमने कुछ उदाहरण लिया है। उदाहरण नंबर 1, अतीत में लिखी पुस्तकों को पढ़कर। अब पुस्तकें उस समय कैसे लिखी जाती थी इसके बारे में जानेंगे। उस समय तो कोई प्रिंटर नहीं था या कुछ नहीं था, तो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। पुस्तकें कैसे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी। ये हाथ से लिखने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती थी। ये हाथ से लिखने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती थी। अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और हाथ से लिखे होने के कारण ये पांडुलिपि कहलाती थी। तो ये पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होती थी इसके बारे में जानेंगे। ये पांडुलिपियां भोजपत्रों अथवा ताड़पत्रों से प्राप्त होती थी। ये जो पांडुलिपि जिसपे पुस्तक लिखाता था वो कहाँ से प्राप्त होती थी? ये भोजपत्रों अथवा ताड़पत्र से प्राप्त होती थी। अब भोजपत्र, ये भोजपत्र कहाँ से प्राप्त होता था इसके बारे में, ये है भोजपत्र भोज नामक पेड़ की छाल से। ये भोज नामक एक पेड़ होता है, उसकी छाल से विशिष्ट तरीके से इसको तैयार किया जाता था। ये हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता था। ये कहाँ पे पाया जाता था? हिमालय के क्षेत्र में। भुर्ज नामक पेड़ कहाँ पाया जाता था? हिमालय के क्षेत्र में। या आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, भुर्ज नामक पेड़ कहाँ पे पाया जाता था? हिमालय के क्षेत्र में। अगला उदाहरण हमारा ये है, अभिलेखों का अध्ययन करके। ये अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वो होते हैं जो पत्थर अथवा धातु की सतहों पर, जो पत्थर अथवा धातु की कठोर सतहों पर खुदाई करा के उसको लिखा जाता है, उसे अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख लिखवाने का वही मुख्य कारण होगा, उस समय के लोग अपना आदेश, राजा उस समय का अपना आदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए अब घर घर तो जा नहीं सकते, इसलिए लोग अभिलेख लिखवाते थे। पत्थर की सतहों पर अपना बात लिखवाते थे और उसे एक विशिष्ट स्थान पर रखा करते थे
जहाँ पे अधिक से अधिक लोग आके उसे पढ़ सके और उस आदेशों का पालन कर सके, उसे ही अभिलेख बोलते हैं। अगला उदाहरण हमारा ये होगा, अतीत में बनी एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करके। अतीत में बनी एवं इस्तेमाल में लाई गई, जैसे हम लोग आज कई जगह पे कुछ किले वगैरह देखते हैं, उसको हम अध्ययन करके, उसका अध्ययन करके, बहुत सारे बर्तन आज भी मिले हैं, जैसे उसका अध्ययन करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं कि लोग कैसे उस समय अपना भरण पोषण करते थे, कैसे उस समय रहते थे। ये अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातात्विक कहलाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है तिथियों का मतलब। आज हम जानेंगे तिथियों का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम अभी 2009 ईस्वी या 2500 ईसा पूर्व पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है। प्राचीन काल में तिथियों का मतलब शक संवत और विक्रम संवत के आधार पर की जाती थी। प्राचीन काल में तिथियों की गणना शक संवत और विक्रम संवत के आधार पर की जाती थी। ये आपको सरकारी स्कूल के बुक में मिलेगा, ये आपको सरकारी स्कूल के बुक में मिलेगा। शक संवत और विक्रम संवत के आधार पर की जाती थी। जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें मिलेगा। अब पूरे विश्व में ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से, ईसाई धर्म प्रवर्तक जो है ईसा मसीह के जन्म के तिथि से, उनके जन्म की तिथि को हम शून्य मान लेते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिया है, 2500 ईसा पूर्व। यहाँ पे ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले। यहीं पे हम आते हैं 2008 ईस्वी। इसका मतलब ये होता है ईसा मसीह के जन्म के 2008 वर्ष बाद। ये हमारा YouTube पे पहला वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।